द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे किसी भी अभ्यर्थी के लिए एक बड़ा ही कमाल का दस्तावेज लगा है। ये जनरल स्टडीज पेपर 2 के लिए एक एजुकेटर का बनाया हुआ स्ट्रेटेजिक रोड मैप है। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस रोड मैप को पढ़ना नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे दिमाग को समझना है। ये पता लगाना है कि ये क्या रणनीति सुझाता है। और इसकी जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये सब कुछ पढ़ने के घिसे पिटे रास्ते को छोड़कर सबसे ज्यादा नंबर दिलाने वाले हिस्सों पर फोकस करने की बात करता है। ये एक तरह से परीक्षा का कोड क्रैक करने जैसा है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दस्तावेज का जो मूल मंत्र है वो ये है कि जेपीएससी पेपर 2 का सिलेबस कोई रहस्य नहीं है। आयोग ने खुद ही पूरा खाका तैयार करके दे दिया है कि किस टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाएंगे। अब किसी भी परीक्षा की तैयारी में इससे बड़ा इशारा और क्या हो सकता है। तो ये विश्लेषण सिर्फ घंटों की पढ़ाई के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके से सही दिशा में मेहनत करने के बारे में है। ठीक है, तो फिर देर किस बात की, चलिए इसे खोलकर देखते हैं। दस्तावेज की शुरुआत होती है 3 बड़े स्तंभों से। कहा गया है कि ये 3 टॉपिक आपकी तैयारी का किला बनाते हैं और अकेले ही 32% पेपर को कवर करते हैं। इसमें सबसे पहला और सबसे भारी भरकम है भूमि कानून, यानी सीएनटी और एसपीटी एक्ट, जिससे सीधे सीधे 12 सवाल आते हैं। इसे तो साफ साफ मेक और ब्रेक सेक्शन कहा गया है। अच्छा, 12 सवाल? हाँ, और इसमें सिर्फ एक्ट कब बना ये रटने को नहीं कहा गया है। जोर इस बात पर है कि चैप्टर्स, उनके अंदर के सेक्शंस, जमीन के हस्तांतरण पर क्या रोक है और डिप्टी कमिश्नर के पास क्या शक्तियां हैं, इन्हें गहराई से समझा जाए। और यहाँ समझने पर जोर देना ही सबसे अहम बात है। मतलब इसे सिर्फ कानून की तरह देखना ही सबसे बड़ी गलती है। सीएनटी यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और एसपीटी यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम असल में झारखंड का वो संविधान है जो यहाँ की जमीन और आदिवासी पहचान के रिश्ते को परिभाषित करता है। ये सिर्फ कानून नहीं, बल्कि आदिवासी जमीन को गैर आदिवासियों के हाथ में जाने से रोकने वाले सुरक्षा कवच हैं। आयोग ये परख रहा है कि क्या एक भावी प्रशासक राज्य की इस आत्मा को समझता है या नहीं। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल नया नजरिया है। तो अगर पहला स्तंभ जमीन से जुड़ा है तो दूसरा स्तंभ क्या है? दस्तावेज बताता है झारखंड का इतिहास और भूगोल, जिससे 10 सवाल पक्के हैं। अच्छा। रणनीति यह है कि 1947 के बाद राज्य का आर्थिक विकास कैसे हुआ, इस पर ध्यान दें। और भूगोल में तो साफ कहा है खान, खनिज और नदियां, इन पर पकड़ बना लो, क्योंकि यहाँ से सवाल सीधे और तथ्यात्मक आते हैं। और जरा इन दोनों विषयों के जुड़ाव को देखिए। ये सीधे तौर पर राज्य की आर्थिक पहचान से जुड़ता है। खदानों और उद्योगों का स्थान जानना सिर्फ भूगोल का सवाल नहीं रह जाता, ये अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी को समझना है। ये एक बहुत कुशल रणनीति है। जब कोई अभ्यर्थी नक्शे पर खनिजों का वितरण देखता है तो उसे ये भी समझ आने लगता है कि जमशेदपुर या बोकारो जैसे औद्योगिक केंद्र वहीं क्यों विकसित हुए। ये रटना नहीं, ये डॉट्स को जोड़ना है। और इस किले का तीसरा स्तंभ है झारखंड आंदोलन, जिससे 7 सवाल आते हैं। यहाँ पर 1912 से लेकर 2000 में राज्य बनने तक की पूरी टाइमलाइन, छोटा नागपुर उन्नति समाज और आदिवासी महासभा जैसी संस्थाओं के काम और जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े व्यक्तित्वों की भूमिका पर फोकस करने को कहा गया है। यह हिस्सा सिर्फ तारीखों और नामों का संग्रह नहीं है, यह एक कहानी है। यह राज्य की पहचान, उसके संघर्ष और उसकी आकांक्षाओं की कहानी है। इन संस्थानों और व्यक्तित्वों को समझना सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं, बल्कि उस भावना को महसूस करने के लिए जरूरी है जिसने झारखंड को जन्म दिया। यह तैयारी को नीरस से दिलचस्प बना देता है। तो ये 3 स्तंभ हमारी तैयारी का किला बनाते हैं: सीएनटी-एसपीटी एक्ट, इतिहास भूगोल और झारखंड आंदोलन। एक बार जब ये किले की दीवारें खड़ी हो गईं, तो अगला काम है उन कमरों को भरना जहां से पक्के और आसान नंबर मिल सकते हैं। दस्तावेज इसे बड़ा अच्छा नाम देता है, स्टैटिक स्कोरिंग जोन, मतलब वो टॉपिक जो कभी नहीं बदलते। हाँ, और ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण कदम है। ये जोन वो नीचे लटकते हुए फल हैं जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। यह रणनीति कह रही है कि पहले इन 21 सवालों से मिलने वाले 42 नंबरों को अपनी जेब में डालो। इससे एक जबरदस्त आत्मविश्वास मिलता है कि हाँ, पेपर का एक बड़ा हिस्सा मेरी मुट्ठी में है। तो देखते हैं इस जोन में क्या क्या है। सबसे पहले है आदिवासी प्रशासनिक व्यवस्था, जिससे 8 सवाल आते हैं।
यहाँ मुंडा शासन व्यवस्था जिसमें हाथू मुंडा और पाहन की भूमिका होती है, या नागवंशी व्यवस्था, या फिर संथालों की मांझी परगना व्यवस्था, इनके पदानुक्रम को याद करने पर जोर है। यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा, ये सिर्फ ऐतिहासिक व्यवस्थाएं नहीं हैं। जैसे संथालों की मांझी परगना व्यवस्था, वो आज भी कई गांवों में एक समानांतर सरकार की तरह काम करती हैं, जहां सामाजिक फैसले लिए जाते हैं। तो ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये झारखंड की आज की सामाजिक सच्चाई भी है। इसे इस नजरिए से पढ़ने पर ये और भी दिलचस्प हो जाता है। बहुत सही। इस जोन में अगला टॉपिक थोड़ा हैरान करने वाला कॉम्बिनेशन है, साहित्य और खेल। दोनों से 5-5 सवाल, कुल 10 सवाल। साहित्य में झारखंड के साहित्यकारों और उनकी किताबों के नाम, और खेल में हाल में मिले पुरस्कार जैसे खेल रत्न या अर्जुन अवार्ड्स पर फोकस करने को कहा गया है। ये कॉम्बिनेशन पहली नज़र में अजीब लग सकता है, लेकिन ये आयोग की सोच को दिखाता है। वो एक ऐसा प्रशासक चाहते हैं जो सिर्फ फाइलों और कानूनों में न उलझा रहे, बल्कि राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक उपलब्धियों के प्रति भी जागरूक हो। कौन लिख रहा है, कौन खेल रहा है, ये जानना राज्य की नब्ज पर हाथ रखने जैसा है। और इस स्टैटिक जोन का आखिरी हिस्सा है शिक्षण संस्थान, जिससे 3 सवाल आते हैं। बिटमेस्त्रा, XLRI, ISM धनबाद, इनकी स्थापना कब और कहाँ हुई, बस इतना ही। अच्छा, तो स्टैटिक जोन से 21 नंबर पक्के हो गए। लेकिन झारखंड सिर्फ इतिहास और संस्कृति तो नहीं है, यहाँ की अर्थव्यवस्था और नीतियां भी हैं जो लगातार बदलती रहती हैं। रोडमैप इस डायनामिक हिस्से के बारे में क्या कहता है? बिल्कुल। स्टैटिक जोन आपको एक सुरक्षित आधार देता है, लेकिन असली चुनौती इसी डायनामिक हिस्से में है। दस्तावेज इसे पॉलिसी और इकोनॉमी जोन कहता है, जिससे कुल 16 सवाल आते हैं। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि अभ्यर्थी राज्य के वर्तमान और भविष्य को कितना समझता है। इस जोन में सबसे पहले है औद्योगिक नीति, जिससे 6 सवाल आने हैं। दस्तावेज कहता है कि 2001, 2012 और 2016 की नीतियों पर ध्यान दें। लेकिन यहाँ एक खास बात लिखी है, विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी धाराओं पर विशेष ध्यान दें। ये थोड़ा अजीब नहीं है? सिर्फ इसी पहलू पर इतना जोर क्यों? ये अजीब नहीं बल्कि बहुत गहरा संकेत है। ये बताता है कि परीक्षा सिर्फ ये नहीं जानना चाहती कि आपने कितनी फैक्ट्रियां लगाईं या कितना निवेश आया। परीक्षा ये जानना चाहती है कि क्या आप विकास की मानवीय कीमत को समझते हैं। झारखंड में औद्योगिकरण का एक बड़ा हिस्सा विस्थापन की कहानियों से जुड़ा है। एक प्रशासक के तौर पर आपको सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं, बल्कि जमीन पर लोगों की जिंदगी को भी संभालना है। ये सवाल आपकी संवेदनशीलता का टेस्ट है। समझ गए। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस जोन में आगे हैं प्रमुख उद्योग, जिनसे 5 सवाल आते हैं। टाटा, HEC, बोकारो स्टील प्लांट, ये कहाँ हैं, कब बने? ये तो काफी सीधा लगता है। हाँ, ये तथ्यात्मक है, लेकिन इसे भी मैप के साथ जोड़कर देखा जा सकता है। ये उद्योग वही क्यों है जहां वे हैं? क्योंकि वहां कच्चा माल है, पानी है, परिवहन की सुविधा है। ये रटने की जगह समझने का नजरिया देता है। और आखिर में है सरकारी योजनाएं। 5 सवाल। कहा गया है कि पुरानी फ्लैगशिप योजनाओं के साथ साथ हाल में शुरू की गई नई योजनाओं पर भी नजर रखें। तो ये करंट अफेयर्स से भी जुड़ जाता है। निश्चित रूप से यह दिखाता है कि अभ्यर्थी सरकार के कामकाज से कितना अपडेटेड है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जहां ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। सिलेबस को समझने के बाद दस्तावेज कुछ बहुत ही व्यावहारिक स्मार्ट टिप्स देता है। पहला टिप तो मुझे चौंका गया, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 मिनट, क्या सच में? ये तो पूरा गेम चेंजर है। हाँ, और ये एक बहुत बड़ी जानकारी है। इसका सीधा मतलब है कि आपको 100 के 100 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। एक भी सवाल छोड़ना अपनी ही मूर्खता होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप आंख बंद करके कहीं भी टिक कर दें। तो फिर क्या करें? दस्तावेज कहता है कि एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करें और सुराग के लिए आदिवासी नामों और क्षेत्रों पर ध्यान दें। ये सुनने में तो बहुत स्मार्ट लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? परीक्षा के दबाव में क्या किसी को इतना याद रहेगा कि वो एलिमिनेशन मेथड में आदिवासी नामों से सुराग ढूंढ पाए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यह एक तार्किक अनुमान लगाने का कौशल है। मान लीजिए सवाल किसी संथाल विद्रोह से जुड़ा है और 4 विकल्पों में से एक नाम संथाल जनजाति से मेल खाता है जबकि बाकी नहीं खाते हैं, तो आपके सही होने की संभावना बढ़ जाती है। यह सिर्फ विषय की रणनीति नहीं है, यह परीक्षा हॉल में शांत दिमाग से पेपर हल करने की रणनीति है। ये इस बात को स्वीकार करता है कि आप सब कुछ नहीं जान सकते,
लेकिन आप जो जानते हैं उसका स्मार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला सुझाव है एक आदिवासी व्यक्तित्व मैप बनाना। मतलब बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू जैसे सभी बड़े व्यक्तित्वों के लिए एक चार्ट बनाओ। उसमें उनके जन्म का गांव, विद्रोह का साल और उस विद्रोह को दबाने वाले ब्रिटिश अधिकारी का नाम लिखो। लेकिन क्या ये सिर्फ रटने का एक और फैंसी तरीका नहीं है? इतने सारे नाम, तारीखें एक मैप बनाने से क्या सच में मदद मिलती है? आपका संदेह जायज है, लेकिन ये रटने से बिल्कुल अलग है। हमारा दिमाग बिखरी हुई जानकारी की तुलना में कहानियां और संबंधों को बेहतर याद रखता है। जब आप एक चार्ट बनाते हैं तो आप तथ्यों की सूची नहीं बल्कि एक कहानी बना रहे होते हैं। एक नायक, एक स्थान, एक संघर्ष और एक खलनायक। ये जानकारी को एक विजुअल और भावनात्मक जुड़ाव देता है जो उसे दिमाग में टिका देता है। ये मानसिक मॉडल बनाने जैसा है। ये कभी मत पढ़ो, आंखें बंद करके कल्पना करो कि कौन से जिले अभ्रक में अमीर हैं और कौन से बॉक्साइट में। ये उद्योग और वन से जुड़े सवालों में भी मदद करेगा। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि ये अलग अलग विषयों को एक धागे में पिरो देता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर सिर्फ बीमारी का नाम न रटे बल्कि शरीर के एक्सरे को देखकर समझे कि बीमारी कहाँ और क्यों है। नक्शा आपकी तैयारी का एक्सरे है। एक नक्शा सिर्फ नदियां नहीं दिखाता, वो ये भी दिखाता है कि कोई उद्योग किसी नदी के किनारे क्यों बसा है या किसी पठार पर एक खास तरह का जंगल क्यों है। ये आपको सिलेबस के आपसी संबंध को देखने की शक्ति देता है। और अंत में करंट अफेयर्स का एकीकरण। दस्तावेज कहता है कि हालांकि पेपर ज्यादातर स्टैटिक है, पर अब ट्रेंड बदल रहा है। पर्यावरण और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों में अब हाल के जलवायु परिवर्तन के मुद्दों और राज्य स्तरीय रिपोर्टों से सवाल आ रहे हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है। यह दिखाता है कि परीक्षा भी समय के साथ विकसित हो रही है। अब सिर्फ पारंपरिक ज्ञान ही काफी नहीं है। आयोग देखना चाहता है कि क्या उम्मीदवार राज्य के सामने खड़ी आज की चुनौतियों जैसे सूखा, बाढ़ या क्लाइमेट चेंज के असर के बारे में जागरूक है या नहीं है। यह एक प्रशासक के लिए जरूरी भी है। तो इस सब का क्या मतलब निकलता है? ये रोड मैप सिर्फ टॉपिक्स की एक लिस्ट नहीं है। ये तो परीक्षा से निपटने का एक पूरा दर्शन है। ये रटने पर नहीं बल्कि प्राथमिकता तय करने पर जोर देता है। ये विषयों के बीच संबंध बनाने और नक्शे और चार्ट जैसे स्मार्ट टूल का उपयोग करने की बात करता है। सही कहा। यह परीक्षा को सवालों के एक बेतरतीब ढेर की तरह देखने के बजाय एक सिस्टम की तरह देखने के बारे में है, जिसमें अनुमान लगाने लायक पैटर्न्स हैं। यह गाइड अभ्यर्थी को अपनी तैयारी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए सशक्त बनाता है। यह क्या पढ़ना है से आगे बढ़कर कैसे पढ़ना है पर ध्यान केंद्रित करता है। यह आपको एक निष्क्रिय पाठक से एक सक्रिय रणनीतिकार बनाता है। और ये दस्तावेज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ समाप्त होता है। वो सवाल ये है कि इस पूरी रणनीति को समझने के बाद अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या इन सभी विषयों को मिलाकर एक 30 दिन का रिवीजन शेड्यूल बनाना चाहिए, या फिर सबसे मुश्किल और सबसे ज़रूरी सेक्शन यानी CNT SPT एक्ट्स पर सीधा हमला बोलना चाहिए? और यही विचार हम अपने श्रोता के लिए छोड़ते हैं। इस पूरी रणनीति का विश्लेषण करने के बाद किसी की अपनी तैयारी के लिए अगला सबसे तार्किक कदम क्या है? क्या एक शेड्यूल के साथ पूरी संरचना बनाना बेहतर है ताकि कोई भी हिस्सा छूट ना जाए, या फिर जो सबसे बड़ा डर है, सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है, पहले उसी से निपटना बेहतर है? इसका जवाब शायद हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरियों पर निर्भर करता है।